तो गिर फॉरेस्ट की सफारी राइड करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं दीव के लिए। है भी और जितनी भी है सब हाईवे में ही है। तो हम बात कर रहे हैं गाय की और कुत्तों की कि बहुत सारे मिल रहे हैं हमें हाईवे में, अच्छा खासे हाईवे में मिल रहा है। अच्छा ये किसी एक्ट्रेस का है। मुझे सीमेंट का प्लांट है, ये देखो यहाँ पे सीमेंट बनता है और ऑल ओवर सप्लाई होता है। अंबुजा सीमेंट का प्लांट। आवाज कम आ रही है ना पीछे, इसका शोर आ रहा है शायद। अंबुजा सीमेंट नहीं है। तो दीव को ना एक आइलैंड बोला जाता है, दमन और दीव का ही पार्ट है दीव। इसको एक छोटा सा प्यारा सा आइलैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 साइड से पूरा घिरा हुआ है समुद्र से, और पूरा अरब सागर है, अरेबियन सी से घिरा हुआ है। ऐसे कहते हैं पोर्चुगीज ने यहाँ पे बहुत सालों तक शासन किया, 400+ ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया पोर्चुगीज ने। और क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी में आता है ना, और गुजरात को लिकर फ्री बोलते हैं, गुजरात एक ड्राई स्टेट में आता है पर ये ड्राई स्टेट में नहीं आता, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि गुजरात का गोवा है। मतलब किसी को भी वीकेंड के लिए कुछ भी या अपना कुछ ड्रिंक पार्टी, तो लोग यहाँ पे ज्यादा आते हैं दमन एंड दीव। मतलब बहुत शांति है यहाँ पे, एक साइलेंट और शांत आइलैंड माना जाता है इसको। और धीरे धीरे काफी इमर्ज हो रहा है फॉर टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट लोग अब काफी लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता जा रहा है। वैसे तो है ऑलरेडी टूरिस्ट अट्रैक्शन ये, पर ये है कि मेरे जैसे लोगों को पहले कम पता था। दमन दीव सुना था पर इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है ये नहीं पता था। तो मेजरली यहाँ पे गुजरातीज भी रहते हैं दीव में, क्योंकि गुजरात से ही लगा हुआ है, क्रिश्चियंस काफी हैं। अब यहाँ पे हम रुके हैं रेस्ट के लिए, और पूरा रास्ता बहुत भयंकर बारिश होने में है पूरे हाईवे में। अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ा सा कम है पर हो रही है अभी भी। तो अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हैं। इनके पास दाल चावल खाना है? हाँ, ये तो पता नहीं कब का है भैया। दाल चावल कब का है वो बताएगा। तो यही बोलेगा अभी का है, तो यही बोलेगा अभी का है ना। मैगी खा रहे हो? मैंने भी मैगी बोली है। क्यों कहूँ बताओ? मम्मी फरमा रही है खटिया पे आराम। हेलो दुनिया, वी आर हैविंग अ मैगी नाउ। मैगी शैगी खाने के बाद हम निकल गए हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। बुक्स में पढ़ा था दमन दीव के बारे में, कभी सोचा ही था कि मैं आऊँगी दमन दीव। विमानतल, अच्छा एयरपोर्ट, दीव शहर, दीव सिटी। अच्छा दीव बोलते हैं इसको, दीव बोलते हैं। पोर्चुगीज कॉलोनीज जो होती थी ना पहले, ये पुर्तगाल जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो ये पोर्चुगीज लोग थे उन्होंने कब्जा करा हुआ था ना यहाँ पे। जितने भी बीचेस वाले एरिया हैं, श्रीलंका में भी था इतनी बड़ा पोर्चुगल वो था वहाँ पे, क्या बोलते हैं ये फोर्ट्स वगैरह, किले वगैरह इनके उस टाइम के। ऐसे ही गोवा भी तो जो बने हुए हैं सारे वो पोर्चुगीज तो बनाए हुए हैं। यहाँ भी ये भी पोर्चुगीज के अंडर ही था, तो वही ना, इन्होंने इनका कंस्ट्रक्शन तो होता ही था। अच्छा ही होता। दीव शहर, दीव सिटी, होंगला, ऊना तो इसमें नहीं आता ना, गुजरात है ना वो तो। यहाँ तो बार रेस्टोरेंट बहुत मिलेंगे ना। यहाँ आके दिखा है भाई पहला बार पूरे गुजरात, मतलब उधर साइड पूरा कहीं कोई ना बार ना लिकर शॉप, कुछ नहीं। ऑल दो पीते होंगे यहाँ पे लोग, ऐसा नहीं है नहीं पीते होंगे। भाई जितना परेशान इस ट्रिप में कुत्तों ने गाय नहीं किया है ना उतना किसी ने नहीं किया। देखो कितने अच्छे, एक तरीके से बिल्कुल नो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, कितना अच्छे बने हुए हैं एक लाइन में। यहाँ होटल्स है। कौन सी है? सामने TGH। बाहर भी अच्छा लग रहा है बिल्डिंग, अंदर तो भगवान जाने क्या है। पार्किंग होगी इसमें, होनी चाहिए। सेकंड फ्लोर।
हैं अब, और दीव में हमारे आने का कोई प्लान नहीं था, पर हमारे ड्राइवर भैया ने बोला कि आप 2 दिन सोमनाथ में क्या करोगे, दर्शन तो हो गए, गिर फॉरेस्ट सब कुछ घूम लिया, उसके बाद उन्होंने बोला दीव ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो हम दीव आ गए। मम्मी तो हम यहाँ से दीव आ गए। दीव ज़्यादा दूर नहीं है सोमनाथ से, अगर आप डायरेक्ट आते हो तो 1.5-2 घंटे का रास्ता है, और अगर आप गिर फॉरेस्ट घूम घाम के आते हो तो 4 से 5 घंटा लग जाएगा। हमने खैर 1 घंटा बीच में कहीं बर्बाद भी किया मतलब बर्बाद नहीं किया, रेस्ट किया। और हमने सोचा था दीव जाएंगे। दीव एक पोर्चुगीज का शहर रहा है पहले, मतलब पोर्चुगल्स ने यहाँ पे अपना कॉलोनी, मतलब अपना वो करा हुआ था, कब्जा किया हुआ था। तो यहाँ पे पोर्चुगीज बेकरीज हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे फोर्ट है पोर्चुगीज का, और यहाँ पे गंगेश्वर महाराज जी का टेम्पल है, और यहाँ पे बीचेस हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए। एक दिन का स्टे इनफ है, मगर वही है कि जब से हम आए हैं इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि बाहर निकलने वाली है, तेज बारिश हो रही है। तो हम फिलहाल होटल में कैद हो रखे हैं, आराम कर रहे हैं, मम्मी भी सो रही है। नहीं दिखा रही है। तो अब हो रही है टेंशन कि 1 दिन के लिए मैं रुके हैं, और अगर यही शाम है, अभी से लेकर रात तक का समय है, वही 8, 9, 10 जो भी है, इस टाइम तक हम कुछ नहीं घूम पाएंगे तो फिर नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि फिर कल हमें जाना है राजकोट। राजकोट से फिर कल फ्लाइट है, और यहाँ से 5 घंटा मान के चलो राजकोट, आधा 1 घंटा और ऐड कर लो। ट्रैफिक जैम तो वैसे होता नहीं है यहाँ पे, या फिर बारिश इतनी है कि गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी ना, बारिश रहेगी। और दूसरा इतना, मतलब जो भी गुजरात में सफ़र किया है, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, गिर फॉरेस्ट, यहाँ हर जगह पे रोड पे मस्त हाईवेज है, बहुत बढ़िया रोड्स हैं। NH 50, 51 कुछ तो है यहाँ पे, नेशनल हाईवे। मगर भैया गाड़ी हाईवे पे जा रही है स्पीड में, कब कुत्ता आ जाए, कब आगे से गाय आ जाए, कुछ नहीं पता। मतलब एक बार तो, यानी 2 बार कुत्ता रोड में आगे से आते आते बचा है। बहुत स्पीड में गाड़ी थी हाईवे में। मतलब एक बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल उसने भट से ब्रेक मारी है, नहीं तो फिर पीछे से कोई गाड़ी नहीं थी थैंकफुली, नहीं तो ठुक जाता आज। कुत्ता अचानक से आगे से आ गया, और एक बार और कुत्ता आगे से आ गया था, मगर वो है कि वो थोड़ा, मतलब फिर भी एक थोड़ा सा वैसा आया, अचानक से नहीं आया, पर बहुत तेज स्पीड की गाड़ी, ग्रेजुअली हमें स्लो करनी पड़ी। और गाय तो इतनी बार ऐसा हुआ है कि गायों की पंचायत चल रही है बीच रोड में, मतलब हाईवेज में भैया, NH 50, 51 में चल रहे हो आप। तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे गुजरात में, हाईवे बहुत अच्छे हैं, रोड्स बहुत अच्छी हैं, मगर गाय का भी वो हाईवे है, इंसानों का ही नहीं है, गाय और कुत्तों का भी हाईवे है। तो वो आपको कहीं भी 8-10 बैठी हुई बीच में मिल जाएंगी, कहीं 2 गाय बीच में खड़े होके बतिया रही हैं मतलब पूरे, मतलब जितना भी कवर किया है ना ये 250-300 किलोमीटर पूरा रेंज, ये ट्राइंगल है जो राजकोट, द्वारकाधीश, सोमनाथ का पूरा एक ट्राइंगल है। मतलब ट्राइंगल मतलब कि 250 किलोमीटर लगभग दूरी है तीनों की आपस में। तो चाहे आप द्वारकाधीश पहले जाओ या आप सोमनाथ पहले जाओ, राजकोट से बराबरी है बिल्कुल। थैंकफुली बारिश थोड़ा कम हुई है, तो अभी हम चलते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। 1 मिनट हो गई ना, ये ना ऐसे करो, चलो नहीं कुछ नहीं चाहिए, चलो। ये तो नहीं है, ये बैग में डाल, बाहर वाले इसमें डाल देना। तो बारिश थोड़ा बंद हुई है, अभी हम जाने की कोशिश करते हैं। क्या हम लिफ्ट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनका जनरेटर इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा 2 मिनट लगा रहा है। हो सकता है आइयो, बट ये भी हो सकता है कि जनरेटर या इन्वर्टर कुछ UPS इनका चल रहा हो, कहीं आसपास ही है वो। अभी हम गंगेश्वर जा रहे हैं। आप कहाँ पर पार्किंग दे रखी है इन्होंने? हाँ पार्किंग तो है, लेकिन हम गंगेश्वर जाना था ना, इसलिए अंदर नहीं डाला, मैंने बाहर ही रखा। वो बाहर है, तो अब चले आते। बारिश तो 1-2 घंटा रुकी है आराम से। वो भैया समुद्र उफान पे है क्या? रिस्क नहीं होगा ना, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, और समुद्र उफान पे है। हाँ यार कैसे देखेंगे, वही मैं कह रही हूँ, कुछ वैसा हो नहीं रहा। देख पर गाड़ियाँ तो बहुत है भैया, लोग तो इतना गंदा पानी क्यों हो रहा है, मैला कुछ वाला सा यहाँ का। ये मानसून का सीजन है ना, हाँ इसलिए। वैसे बारिश हो रही है, बट नाव शिप घूम रही है, देखो आराम से। इनको डर नहीं लगता था तूफान में, शिप्स में देखो दूर दूर तक शिप्स है भाई। अच्छा यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ से जो है ना,
यार बारिश आ रही है और हमें पड़ी है, यहाँ बन रहा है कुछ नया ना, है गंगेश्वर महाराज की। ये हमारी उसमें नहीं था, आइटनरी में नहीं था, और ड्राइवर भैया की बदौलत आ गए। उनने बोला चल लो, ये भी बहुत अच्छा टेम्पल है। जय हो गंगेश्वर महाराज। ये देखो समुद्र क्या उफान में है, क्योंकि बारिश हो रही है। पत्थर है ये वैसा, वो कितना गंदा सा पानी हो रहा है समुद्र का। और बोट्स देखो कितनी तेज, इसमें भी बोट्स वहाँ पे है। और यार मज़ा आ रहा है इसमें, बारिश में हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। हाँ मज़ा भी आ रहा है ना, हल्की हल्की बारिश। ये मेरे को जाने देंगे, जान देंगे पता नहीं अंदर। वैसे तो वो भी बंदा हाफ पेंट में है, उसको जान देंगे तो मुझे भी जान देंगे। चलो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी। ये देखो ये वो है कबूतरों के लिए, किचन्स के लिए। वही ऑसम प्लेस। थोड़ा बारिश बंद हो जाती है ना तो बहुत सुंदर और मज़ेदार लगता है जगह। जय हो शंभू, जय भोलेनाथ की। हम जा रहे हैं नीचे। जय हो भोलेनाथ की जय। बनाए हुए शिवलिंग, यहाँ से नीचे आके उधर से बाहर आने का है। जय हो मंदिर महाराज की। लहर आ रही है ना। अभी नहीं आ रहा, अभी कम हो गया थोड़ा सा, है ना। तो ये पांचों को टच करता होगा पानी, हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि ये भी जो टेम्पल है ना 5000 साल पुराना टेम्पल है, जो युधिष्ठिर और पांडवों ने मिलके बनाया था जब उन लोगों को वनवास हुआ था। तो घूमते घूमते वो लोग यहाँ भी आए थे अपने एक्साइल ड्यूरेशन में, और यहाँ पे उन्होंने 5 शिवलिंगों की स्थापना की थी। और ये ना गुफा जैसा है, गुफा के अंदर है, समुद्र की लहरें आती हैं और अपने आप ही जलाभिषेक होता है 5 लिंगों में, और फिर लहर पीछे चली जाती है। ये पानी यहाँ से लहर मारता है और यहाँ से आके यहाँ पे गिरता है। तो अभी भीड़ कम हुई, आप देख सकते हो 5 के 5 शिवलिंग वहाँ से दिख रहे हैं। तो अरब सागर है ये भी सारा। अभी तूफान और बारिश हो रही है तो इसलिए काफी उफान पे है, पर अभी समुद्र जब लहरें फेंक रहा है ना, बहुत जोर की लहर आती है तो और पूरा शिवलिंग तक आती है। ऑल्दो शिवलिंग के ऊपर तक नहीं आ पा रही है, शायद वो और ज्यादा प्रेशर से आना रहता होगा, पर हाँ शिवलिंग तक आ रही है, शिवलिंग को टच करके लौट जा रही है, शिवलिंग के ऊपर तक नहीं जा पा रही है। पर बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है खड़े होके। तो हल्की हल्की बारिश अभी भी पड़ रही है और अब थोड़ा तेज हो गई है, और हम भीगते भीगते आ रहे हैं मम्मी और मैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। तो बारिश आ रही है तो इस पे 4 चांद लग चुके हैं, और बड़ा उफान में है समुद्र। मज़ा आ रहा है देख के, डर भी लग रहा था थोड़ा। वो जो लहरें हैं ना, वो अभी तो टच नहीं कर पाई, पर शायद रात को लहरें बढ़ती हैं तो वो टच करती होगी मंदिर को, हो सकता है नहीं, होता ही होगा, मैंने वीडियोज़ में देखा है। तो ये है गंगेश्वर महाराज जी का टेम्पल, शिव जी का। ऐसी मान्यता है कि ये पांडवों ने यहाँ पे 5 शिवलिंग की स्थापना की थी।